एक बुजुर्ग ने बताया कि उस पवित्र झील ने कैसे सालों साल उस गांव की रक्षा की, उन्हें बीमारियों से दूर रखा और मजबूत बनाए रखा। देवयानी और बाकी लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें उस झील के बारे में पहले कभी सुनने को नहीं मिला था, जबकि उस बुजुर्ग के मुताबिक वो काफी पुरानी झील थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें बुजुर्ग की बातें सुनना काफी अच्छा लग रहा था, पर यह अचानक झील विनाशकारी क्यों बन गई, यह आपने नहीं बताया। प्रताप बीच में ही बोल पड़ा। झील विनाशकारी नहीं हुई है, बल्कि उसके गुण अब हमारे लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, बुजुर्ग ने कहा। वो कैसे? देवयानी ने पूछा। बुजुर्ग ने बताया, कुछ महीने पहले की बात है। एक कबीला यहां से गुजरा। उस कबीले के लोग घुमंतू स्वभाव के थे। वो एक जगह न टिककर यहां वहां घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब वो यहां आए तो उनका यहां बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, क्योंकि यहां के गांव वाले बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। वो लोग यहां के लोगों के अच्छे व्यवहार के कारण काफी समय तक यहीं रहे। उन्होंने अपना बसेरा गांव के पूर्वी किनारे पर पवित्र झील के पास ही बनाया। कुछ वक्त तक तो सब अच्छा चला, फिर उसके बाद दिक्कतें आने लगी। हमारे गांव का जो मुख्य मंदिर है, उसके पुजारी जी सुबह सुबह उस झील के पानी से ही देवताओं को नहलाते थे, और इसके लिए वो रोज सुबह झील पर जाकर वहां से पानी लेकर आते थे। ऐसा रोज होता था, पर एक दिन उस कबीले के मुखिया ने पुजारी जी को सुबह वहां आने को मना किया। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि सुबह उनके कबीले की औरतें झील के पानी में नहाती हैं, इसलिए कोई वहां नहीं आ सकता। पुजारी जी को तो पहले ये जानकर ही आश्चर्य हुआ कि जिस झील में गांव वाले घुसते नहीं, न किसी जानवर को वहां जाने देते, वहां ये लोग अंदर घुसकर नहा रहे हैं, और तो और खुद गांव वाले ही नहीं जा सकते हैं वहां। पुजारी ने वहां से लौटकर गांव वालों को ये बात बताई। लोगों ने कहा कि चलो सब चलकर उनसे बात करते हैं, ताकि बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये मामला सुलझ सके। इतना कहकर बुजुर्ग रुका। फिर क्या हुआ? कार्तिक ने पूछा। फिर कई लोग साथ मिलकर वहां गए और उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो लोग वहां पहले से ही लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने गांव वालों की एक नहीं सुनी, उन्हें मार पीट कर वहां से भगा दिया। उसके बाद से वो किसी को उस झील के पास जाने नहीं देते, और तो और अब उन्होंने वहां एक यंत्रशाला बना ली है, जिसके जरिए वो वहां के पानी में मौजूद पौधों से औषधि बनाते हैं, और कबीले के कुछ लोग दूर जाकर उन्हें बेचते हैं, और हमें उसका पानी तक इस्तेमाल नहीं करने देते। उस यंत्र को चलाने के लिए कम से कम 10 लोगों की मेहनत लगती है, और वो इसके लिए जबरन यहाँ के लोगों को उठा के ले जाते हैं और उनसे लगातार काम करवाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग थक कर दम तोड़ देते हैं और फिर नए लोगों को उठा ले जाते हैं। ऐसा ही मेरे बेटे के साथ हुआ। वो लोग मेरे बेटे को घर से घसीट कर ले जा रहे थे, और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे उसे छोड़ देने की विनती करती हुई जा रही थी। आप लोग राज दरबार में अपनी शिकायत लेकर क्यों नहीं जाते? देवयानी ने कहा। कैसे जाएंगे बेटी, इस गांव से कोई बिना उनकी मर्जी के बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही कोई कोशिश करता है वो मारा जाता है, बुजुर्ग बोले। हमें तो कोई नहीं मिला गांव की सीमा पर, कार्तिक बोल पड़ा। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, और वैसे भी वो गांव के अंदर आने वाले लोगों को कुछ नहीं कहते, पर जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जा पाता, बुजुर्ग ने कहा। देवयानी ने कार्तिक और प्रताप की तरफ देखा। उनमें आंखों ही आंखों में बातें हुई और आंखों में सहमति हुई। इधर विभूति जैसे तैसे गोपाल दास के आवाज से बाहर निकला। इस वक्त रात का अंधेरा चारों तरफ था, इसलिए पकड़े जाने का खतरा भी कम था। वो धीरे धीरे अभ्यास स्थल की तरफ बढ़ा। वो अधिपति कैलाश से मिलकर उन्हें सारी बातें बता देना चाहता था, ताकि अब तक जो नुकसान उसके चुप रहने से हुआ है वो अब आगे ना हो।
वैसे भी वो गोपाल दास की पूरी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत योजना से वाकिफ हो चुका था। इसलिए वो सारी जानकारी अब जल्द से जल्द अधिपति कैलाश तक ले जाना चाहता था। वो अब अभ्यास स्थल तक पहुंच चुका था। मुख्य द्वार पर खड़े सैनिक उसे जानते तो थे, पर उन्हें यह भी मालूम था कि वो कैद से निकल भागा था। इसलिए उसे वहां देखकर वो थोड़ा चौंक गए। जब उसने अधिपति कैलाश से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसे एक सैनिक अपने साथ लेकर अधिपति कैलाश के तंबू की तरफ ले चला। तंबू के सामने पहुंचकर उसने वहां खड़े प्रहरी को सारी बात बताई तो वो विभूति को अपने साथ लेकर अंदर चला गया और सैनिक वहीं से वापस लौट गया। कुछ ही देर में विभूति अधिपति कैलाश के सामने खड़ा था। अधिपति कैलाश ने प्रहरी को जाने का इशारा किया। वो वहां से चला गया। विभूति कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। अधिपति कैलाश भी कुछ नहीं बोले। कुछ पल और बीते जब अधिपति जी ने कहा, रात भर यही चलेगा या कुछ आगे बोलोगे भी? विभूति ने एक बार बोलना शुरू किया तो बताता ही चला गया। अपने गोपाल दास के साथ मिलने के, फिर उसके लिए क्या क्या किया, क्या जानकारी दी देवयानी के बारे में, अपने जज्बात, गोपाल दास के षड्यंत्र के बारे में भी जितनी जानकारी थी वो सब उसने अधिपति कैलाश को बताई। विभूति में एक गुण तो था कि अगर वो कुछ एक बार बताना शुरू करे तो काफी जानकारी कम समय में बता देता था, बशर्ते उसे ऐसा करने का मौका दिया जाए। बड़े धैर्य से सब कुछ जानने सुनने के बाद वो बोले, ठीक है, अभी तुम जाओ, आराम करो, सुबह आगे क्या करना है इस पे बात करेंगे। इतना कहकर उन्होंने प्रहरी को बुलाया और विभूति के लिए सारे इंतजाम करने को कह दिया। इधर गोपाल दास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए नहीं कि विभूति कैद से भाग गया था, बल्कि इसलिए कि वो रविदास को घायल करके भागा था। वैद्यराज ने रविदास के घाव पर लेप लगा दिया था और दर्द निवारक औषधि भी पिला दी थी। अब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। किसी को पता नहीं था कि रविदास को चोट कैसे लगी सिवाय गोपाल दास के। वो गुस्से में बैठा हुआ था, तभी एक गुप्तचर ने वहां प्रवेश किया। वो गुप्तचर काफी समय से अधिपति कैलाश पर नजर रखे हुए था। उसने आकर विभूति की अधिपति कैलाश से मुलाकात के बारे में गोपाल दास को बताया। अब गोपाल दास के चेहरे पर ज्यादा चिंता के भाव आ गए। उसका भेद एक ऐसे आदमी के सामने खुल गया था जो अगर चाहता तो उसकी आजादी छीन सकता था। अगर अधिपति कैलाश ने विभूति से सारी बातें जानकर उन्हें विश्वनाथ पुरोहित को बता दिया तो गोपाल दास की जगह राज दरबार में नहीं बल्कि कारागृह की काल कोठरी में होंगी। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ विकल्प घूम रहे थे। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर गुप्तचर को पास बुलाया और उसे कुछ निर्देश देने लगा। अगले दिन सुबह देवयानी, कार्तिक और प्रताप ने सारे गांव के मुख्य लोगों को जमा किया, जिसमें गांव का मुखिया, उसका बेटा, मंदिर के पुजारी जी और 4 बुजुर्ग लोग जो अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। सारे लोग उसी औरत के घर पर जमा हुए। उन लोगों की नजरों में देवयानी और उनका समूह सामान्य व्यापारी थे। उनके द्वारा बुलाए जाने पर वो सब आ तो गए थे, पर सबको मन ही मन ये उलझन थी कि आखिर एक व्यापारी उनकी क्या मदद कर सकेगा। सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि कार्तिक और प्रताप ने वहां प्रवेश किया। देवयानी जानबूझकर पीछे ही रही। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप सब कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। ये गांव दूसरों की मदद करने वाला और आदर्शों पर चलने वाला गांव है। मैं आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, कार्तिक बोला। गांव के मुखिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम क्या कर सकते हो जब हमारे गांव के सबसे ताकतवर लोग तक उनके सामने टिक नहीं पाए? तो तुम तो अभी बच्चे लगते हो। कार्तिक मुखिया की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला, लड़ाई हमेशा शारीरिक ताकत से नहीं जीती जाती मुखिया जी। तो कैसे जीता जाए इन लोगों से तुम ही बताओ बेटा। हम तो लगभग हार मान ही चुके हैं। पुजारी जी ने अपनी बात कही। कार्तिक ने प्रताप की तरफ देखा। प्रताप अपनी जगह से हिला और कार्तिक के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर कार्तिक ने दूर पड़े एक पानी के बर्तन को देखा और उसकी तरफ अपने सीधे हाथ की हथेली को किया। कुछ पल बीतते ही उस बर्तन के आसपास की हवा बहुत तेज होने लगी। बर्तन अपनी जगह बुरी तरह थरथराने लगा। फिर कुछ बर्तन हिलते हिलते हवा में आ गए और धीरे धीरे कार्तिक की तरफ बढ़ने लगे। सारे लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। बर्तन आकर कार्तिक के पास हवा में झूलने लगे। कार्तिक ने प्रताप की तरफ देखा तो उसने जमीन पर झुककर हाथ रखा। कुछ देर तक वो ऐसे ही हाथ रखे रहा।
अचानक उसके हाथ के बगल से साफ पानी की एक मोटी धार जमीन से निकली और हवा में लटके बर्तन के पास जाने लगी। बर्तन उस पानी से भरने लगा था। थोड़ी देर में बर्तन पानी से पूरी तरह से भर गया। कार्तिक ने अपना हाथ सामने बैठे बुजुर्ग की तरफ घुमाना शुरू किया। बर्तन भी साथ ही साथ घूमने लगा। कुछ ही पल के बाद बर्तन उन लोगों के पास जमीन पर रखा हुआ था और वो लोग हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। अब उन्हें वाकई उसकी बात का मतलब समझ आ रहा था। फिर पुजारी जी बोले, ये तो केवल सिद्धि से संभव हो सकता है। कौन हो तुम लोग? सिद्धि धारक होते हुए भी व्यापार कर रहे हो? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। कार्तिक ने कहा, यह एक लंबी कहानी है पुजारी जी, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं बचा है। हम दोनों ने आपको अपने बारे में इसलिए बताया ताकि आप हमारे ऊपर भरोसा कर सको। मुखिया जी बोले, भरोसा तो हमने एक बार उन कबीले वालों पर भी किया था। उसका क्या परिणाम हमें मिला ये तो तुम जानते ही हो, पर फिर भी अब बिना विकल्प के हम तुम्हारे ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं। देखते हैं इस बार हमारे भरोसे के बदले हमें क्या मिलेगा। बताओ अब आगे क्या करना है? प्रताप ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। हम इस समस्या से कुछ इस तरह निपटेंगे कि हमारा राज भी राज रहे और हमारा काम भी हो जाए। इसलिए हमने सबको न बुलाकर सिर्फ आप लोगों को बुलाया है। हम नहीं चाहते कि इस समस्या से जूझते हुए किसी नई समस्या को बुलाया जाए। हम जो भी योजना बनाएंगे उसे आपको ही आगे बाकी लोगों तक पहुंचाना है। सबने हामी भरी। फिर कार्तिक ने अपनी योजना धीरे धीरे लोगों को बतानी शुरू कर दी। इधर पाणिक और अधीश ने आगे का सफर शुरू कर दिया था। दोनों इस वक्त एक बड़े पहाड़ी दर्रे को पार कर रहे थे। अधीश ने अपना घोड़ा भी उसी गाड़ी में बांध दिया था। इस वक्त वो दोनों सैर पर निकले युवकों के भेष में थे। पाणिक गाड़ी को चला रहा था, अधीश भी उसके साथ ही पीछे बैठा हुआ था। गाड़ी मध्यम गति से आगे बढ़ रही थी। अचानक पाणिक ने अधीश से सवाल किया, मुझे ये बताओ कि सिद्धिधारक होना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? तुम इसके बिना भी तो राज्य और उसके लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी भी तो सिद्धिधारक नहीं है, पर उनसे बढ़ने से पहले उच्च स्तर के सिद्धिधारक भी 2 बार सोचेंगे। अपना सफर खुद ही मुश्किल क्यों बना रहे हो? तुम क्यों नहीं ये मुकाम पा सकते हो? अधीश को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पता था कभी न कभी ये सवाल उसके सामने आना ही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते ही हो कि सिद्धिधारक होना भी उतना ही मुश्किल भरा है जितना कि बिना तत्व सिद्धि के होना। पर मैं एक चीज नहीं छोड़ना चाहता हूं, और वो है कोशिश करना। अगर मैंने खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश ही छोड़ दी तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? इसलिए मैं चाहूंगा कि खुद को और बेहतर बनाऊं। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक से एक तीर आया और एक घोड़े के पेट में जा लगा। घोड़ा दर्द के कारण उछला और गाड़ी अनियंत्रित होकर रुक गई। अधीश और पाणिक जल्दी से गाड़ी से कूदे और एक तरफ नजर आ रहे एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छुपे। कुछ देर तक शांति रही, फिर अचानक से तीरों की वर्षा होने लगी। अधीश और पाणिक दोनों लगभग निहत्थे थे। सिर्फ पाणिक के पास एक खंजर था। उसने खंजर बाहर निकाला, फिर इंतजार करने लगा। उधर लगभग 20 लोगों के साथ कार्तिक और प्रताप पवित्र झील के एक किनारे पर पहुंच चुके थे। बाकी लोगों को कार्तिक के इशारे का इंतजार था। वो छुपते हुए आगे जाकर कबीले के लगाए गए शिविर की स्थिति का अनुमान लगाने गया था, ताकि वो कहां से हमला ज्यादा प्रभावी होगा इसका अनुमान लगा सके। उसने एक पेड़ पर चढ़कर देखना शुरू किया। तभी एक भालेनुमा हथियार हवा में उड़ते हुए आया और उसकी जांघ में धंस गया। पीड़ा के कारण उसके हाथों से पेड़ की डाल टूट गई और वो नीचे आ गिरा। उसकी नजर सामने गई तो उसने देखा एक दैत्याकार मानव जो कि उसी कबीले का निवासी लग रहा था। वो कार्तिक के पास आया और क्रूरता से हंसा। उसने एक छोटी सी रस्सी से कार्तिक के हाथ पांव बांधे और फिर उसकी जांघ से भाला खींच लिया। पीड़ा को रोकते रोकते भी कार्तिक चीख पड़ा। इधर एक लड़का जो कि यहाँ भी पेड़ पर चढ़कर कार्तिक को देख रहा था, वो बदहवास सा नीचे उतरा और सबको बताने लगा कि कैसे कार्तिक उस दानव के चंगुल में फंस गया। ये सुनकर प्रताप चिंता से भर उठा। कार्तिक का पकड़ा जाना इतना चिंता में नहीं डाल रहा था जितना उसका घायल होना। क्या कार्तिक इस विशालकाय कबीले वाले से बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ
पॉकेट एफएम पर।